नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनव स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दिल से बंधी एक डोर। इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, और ये 9वां पार्ट है। दोस्तों, कहानी के सारे पार्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कहानी के सभी पार्ट्स पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस अंतिम पार्ट को शुरू करते हैं। अखिल ने प्रज्ञा के आंसुओं से भरे चेहरे को अनगिनत बार चूम लिया। प्रज्ञा अखिल के बहुत ही करीब आ गई और अखिल के चौड़े सीने में खुद को छुपा लिया। प्रज्ञा के दर्द ने अखिल और प्रज्ञा को एक दूसरे के करीब जाने के लिए मजबूर कर दिया। प्रज्ञा जिस दर्द से गुजर रही थी, उसमें उसे किसी अपने के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और अखिल से ज़्यादा करीब प्रज्ञा के कोई और नहीं था। अखिल के होठ खुद ब खुद प्रज्ञा के होठों से जा मिले। प्रज्ञा की आंखें बंद हो गई। अखिल के प्यार से भरे चुंबन की गर्माहट से प्रज्ञा को अपना दर्द पिघलता हुआ महसूस हुआ। प्रज्ञा ने भी अखिल को अपने बहुत करीब कर लिया। दोनों का चुंबन बहुत इंटेंस हो गया और बहुत ही गहरा। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया था, जो दोनों के लिए बहुत खास था और प्यार से भरा हुआ था। दोनों के हाथ एक दूसरे की कमर पर कब कस गए, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों का ये पहला चुंबन उनके दर्द का मरहम बन गया। प्रज्ञा ने अखिल के सीने पर अपना सिर रख लिया। अखिल ने प्रज्ञा की कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा बना लिया। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सुकून से सो गए। करण जी ने सबको सोने के लिए कह दिया, पर किसी को भी नींद नहीं आई। मुकुल और दीक्षा एक दूसरे की बाहों में भरकर आज के हादसे के बारे में सोचने लगे। पंकज ने रोती हुई वंदना को अपनी बाहों में भर लिया। मोहित रिसोर्ट के पार्क में खड़ा होकर आसमान को देख रहा था। मुझे माफ़ कर दो। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो अस्मी खड़ी थी। मोहित अस्मी को देखकर वहाँ से जाने लगा तो अस्मी ने मोहित का हाथ पकड़ लिया। अस्मी मोहित का हाथ पकड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मोहित ने तंज कसते हुए कहा, माफ़ी किस बात के लिए? तुमने कुछ किया नहीं। तुमने तो मुझे सबक दिया है कि कभी भी बिना सोचे समझे किसी की भी कही बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या मालूम सामने वाला आपका मजाक बनाकर सबके सामने उसकी धज्जियां उड़ाने की तैयारी कर रहा हो, या प्यार का नाटक करके शर्त जीत रहा हो। अस्मी मोहित की बातें सुनकर रुआंसी हो गई। मोहित का हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। मैं जानती हूँ मैंने एक शर्त जीतने के लिए तुमसे प्यार का नाटक किया था और तुम्हारे दिल को तोड़ दिया था, पर मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं चैन से सो भी नहीं पाई। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारे हॉस्टल में भी गई थी, पर वहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि तुम हॉस्टल छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हो। मोहित, तुमने महज एक शर्त जीतने के लिए मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, नफ़रत है, बेहद नफ़रत है, कहकर वहाँ से चला गया। अस्मी रोते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गई। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मोहित, आई रियली लव यू। पंकज और वंदना ने दोनों की बात सुन ली। फिर दोनों को देखकर एक दूसरे को देखने लगे। सुबह सब शादी की तैयारियां करने में बिजी हो गए। अखिल और प्रज्ञा दोनों अभी भी सो रहे थे। बाहर से आ रहे शोर से अखिल की आंखें खुल गई। प्रज्ञा अखिल से छोटे बच्चे की तरह चिपककर सो रही थी। अखिल प्रज्ञा को इस तरह सोता देखकर मुस्कुरा दिया। अखिल प्रज्ञा के चेहरे पर प्यार से हाथ फिराने लगा और प्रज्ञा के गालों को प्यार से चूमने लगा। प्रज्ञा की आंखें खुल गई और वो भी अखिल को मुस्कुराते हुए देखने लगी। अखिल, अब ठीक हो? प्रज्ञा, आप पास हैं, साथ हैं, तो फिर ठीक कैसे नहीं होंगी? कहकर फिर से अखिल के सीने में खुद को छुपा लिया। अखिल ने मुस्कुराते हुए प्रज्ञा को अपनी बाहों में कस लिया और फिर से सो गया। शादी की तैयारियां भी जोरों पर थी। मोहित पुलिस स्टेशन जा रहा था तो पंकज ने कहा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ।
मोहित ने कहा, नहीं, आज तेरी शादी है। मेरे साथ मुकुल जा रहा है। पंकज, ओके, जल्दी से जाओ और जल्दी ही वापस आओ। कुछ देर बाद सभी लेडीज और जेंट्स प्रज्ञा के पास आ गए, पर किसी ने भी बीती रात की बात बिल्कुल नहीं छेड़ी। कोकिला जी, बिट्टू, तू तैयार हो जा, फिर पंकज को भी तैयार करना है। अखिल, माँ, मैं वो प्रज्ञा। अखिल अपनी माँ से कहने में झिझक रहा था कि वो प्रज्ञा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, पर कैसे कहता। कोकिला जी अखिल की मैं वो सुनकर मुस्कुराने लगी। तुम क्या कहना चाह रहे हो वो सब मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, हम सब यहाँ हैं। तुम जाकर तैयार हो जाओ। अखिल प्रज्ञा को देखने लगा तो प्रज्ञा ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। शाम का समय, शादी के मुहूर्त का समय हो रहा था। सभी लेडीज कमाल कर रही थी। सबने साड़ी पहनी हुई थी। लड़कों ने 3 पीस सूट, अखिल प्रज्ञा ने दोनों ने ही एक कलर का यानी कि ब्लैक कलर वेयर किया हुआ था। प्रज्ञा ब्लैक साड़ी में गजब ढा रही थी और अखिल ब्लैक 3 पीस सूट में हॉट और डेसिंग लग रहा था। मुकुल मोहित भी डेसिंग और हॉट लग रहे थे। अखिल प्रज्ञा को देखकर मुस्कुरा रहा था तो दूसरी तरफ अस्मी मोहित को देख रही थी, पर मोहित अस्मी को अनदेखा कर रहा था। मुकुल ने सबसे छुपते छुपाते हुए दीक्षा को फ्लाइंग किस दे दिया तो दीक्षा शर्मा गई। पंकज वंदना दोनों बहुत जच रहे थे। शादी की विधियां शुरू हो गई। कुछ देर बाद पूरे रीति रिवाज के साथ पंकज और वंदना की शादी हो गई और वो शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया, फिर सब खाने पीने में लग गए। अखिल बार बार प्रज्ञा को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था और प्रज्ञा भी। तभी एक लड़की आई और मोहित के गले लग गई। मोहित तो एक जगह जड़ सा हो गया और अस्मी तो गुस्से के मारे लाल पीली होने लगी। पंकज ने अस्मी को भड़काया, देखो तो मोहित के गले से वो लड़की कैसे लगी पड़ी है, जैसे महादेव के गले में सांप लिपटा होता है। अस्मी गुस्से से दांत भींचकर, ये चुड़ैल है कौन जो मेरे मोहित के गले से लिपटी पड़ी है। पंकज शरारत से, हाँ देखो तो दोनों कितने पास हैं, हवा आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं है दोनों में। तभी उस लड़की ने मोहित के गाल को चूम लिया। मोहित कभी लड़की को देखता तो कभी गुस्से में उबल रही अस्मी को देख रहा था बेचारा। पंकज ने आग में घी डाल दिया। ओ, इस निर्लज लड़की ने मोहित को चूम लिया। अस्मी पंकज की बात सुनकर गुस्से से मोहित के पास आ गई और उस लड़की को उससे दूर कर दिया और मोहित को धक्का दे दिया। मुझे प्यार करना नहीं आता? अपनी गलती की माफ़ी मांगी तो बोले नफरत करता हूँ तुमसे, और यहाँ इस चुड़ैल के साथ गुल्लू गुल्लू कर रहे हो। सब मोहित और अस्मी को देखकर मुस्कुराने लगे, पर कोई कुछ भी बोला नहीं। मोहित अस्मी की बातें सुनकर स्तब्ध हो गया। मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। अस्मी, अच्छा, तो इसने तुम्हें किस किस खुशी में किया जब तुम इसे जानते ही नहीं हो तो? मोहित, तुम्हें इससे क्या मतलब है? अस्मी, मुझे मतलब है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें किस करने का हक सिर्फ मुझे है। मोहित ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो अस्मी ने मोहित को अपने करीब खींच लिया और उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। अस्मी ने सबके सामने मोहित को किस किया, वो भी लिप पर। ये सब देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गई और घर के सभी बड़े इधर उधर देखने लगे। अब जाहिर सी बात है, ऐसे सबके सामने किस करेंगे तो घर के बड़े बगले झांकते फिरेंगे ही ना। मोहित ने अपनी आंखें कसकर मींच ली क्योंकि वो तो शर्म से धरती में गड़ा जा रहा था। अस्मी तो जैसे दूसरी ही दुनिया में खोई हुई थी। मोहित को अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मोहित ने अपनी आंखें खोली तो सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मोहित वहां से इतनी तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग कर गया जैसे मोहित वहां मौजूद था ही नहीं। अस्मी अभी भी आंखें बंद करके खड़ी हुई मुस्कुराती जा रही थी। इस बात से भी बेखबर थी कि मोहित कब का अपने कमरे में चला गया था। दीक्षा मुस्कुराते हुए अस्मी के पास आई और उसके कान में धीरे से कहा, अस्मी जी,
नींद से जागिए। अभी जो कारनामा आपने किया है उसकी वजह से मोहित जी यहाँ से गायब हो गए हैं और आपको यहाँ अकेले छोड़कर चले गए। आप खड़ी मुस्कुरा रही हैं। अस्मी ने एक झटके से अपनी आंखें खोली तो सबको अपनी तरफ देखते हुए पाया। तो अस्मी को होश आया कि उसने जोश में क्या कर डाला। अस्मी के मम्मी पापा भी वहीं मौजूद थे। अस्मी की नज़रें जब अपने मम्मी पापा पर गई तो अस्मी के होश उड़ गए और उसे याद आया उसने अभी सबके सामने कौन सा कांड कर दिया। अस्मी बुरी तरह छेप गई और वहां से ऐसे भागी जैसे गधे के सिर से सींग। मोहित और अस्मी की हालत देखकर सब हंस हंस कर दोहरे होते जा गए हो रहे थे। पंकज एक तरफ खड़ा होकर हंस रहा था, तभी उसके पास मुकुल और अखिल आ गए। पंकज को शरारत से मुस्कुराते हुए देखकर अखिल ने कहा, ये सब तेरा किया धरा है ना? पंकज ने हंसते हुए कहा, और क्या करता। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर दोनों एक दूसरे से अनजान बनकर घूम रहे थे। मैंने वो सब दोनों के अंदर दबी प्यार की चिंगारी को हवा दी है बस, और नतीजा सबके सामने है। मुकुल ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत खतरनाक हो, तुमसे बचकर रहना पड़ेगा। वहीं वैसे अस्मी ने आज प्रूफ कर दिया कि वो मोहित से सच्चे दिल से प्यार करती है। सबके सामने, किसी की भी परवाह किए बगैर उसने सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया, वो भी किस करके। अखिल, पर सबके सामने किस, वो भी लिप टू लिप। बेचारा मोहित, वो तो शर्म से लाल हुआ जा रहा था। इस लड़की को तूने बुलाया था किस करने के लिए यहाँ? मोहित ने बोहे चढ़ाते हुए उचकते हुए पूछा। पंकज ने अखिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार, मैंने उस लड़की को बुलाया जरूर था, पर मोहित को किस करने के लिए नहीं कहा था। पता नहीं उसने ये सब क्यों किया, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। कम से कम ये तो पता चला कि अस्मी मोहित को किस हद तक चाहती है। बहुत डेयरिंग है अस्मी। अखिल ने पंकज को शरारत से मुस्कुराते हुए देखकर कहा, बेटा, आज तेरी सुहाग रात है, आज मालूम होगा तू कितना डेयरिंग है। मुकुल, हाँ, शादी की पहली रात में बड़े बड़े फन्ने खा धरे के धरे ही रह जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। पंकज मन ही मन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। घबराहट तो हो ही रही है, पर अगर इन दोनों को पता चला कि मैं डर रहा हूँ तो दोनों मेरा मजाक उड़ाएंगे। पंकज सीना तान कर कहने लगा, मैं नहीं डरता, समझे? और मुकुल, भूलो मत, तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है बहुत जल्दी, फिर पूछूंगा तुम्हें कैसी रही। मुकुल पंकज की बात सुनकर इधर उधर देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, ये तो सच है, मर्द दिन में शेर बनकर घूमते हैं और रात को बीवी के सामने बेगी बिल्ली बन जाता है। अखिल, मुकुल, अब तुम क्या सोचने लगे? मुकुल अपनी सोच से बाहर निकला, कुछ नहीं भाई। अखिल, पंकज, चलो अपने कमरे में, वंदना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, बहुत रात हो गई है। पंकज ने हाँ में सिर हिलाया और अखिल, पंकज और मुकुल सब वहां से चले गए। पंकज अपने कमरे में गया तो कमरे का हुलिया देखकर असमंजस में पड़ गया। वंदना कमरे में कहीं दिखाई नहीं दी। पंकज कमरे में ढूंढने लगा तो वंदना कमरे में कहीं नहीं मिली। बाथरूम, बालकनी, सब जगह देख लिया, पर वंदना कहीं नहीं मिली। ये कहाँ गई इस वक्त? अपने पीछे मुड़कर देखो। पंकज ने पीछे मुड़कर देखा तो वंदना को देखकर पंकज की आंखें बड़ी हो गई और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वंदना, क्या हुआ? दिमाग का फ्यूज उड़ गया क्या तुम्हारा? पंकज तो वंदना को देखकर पलके झपकाने लगा। तुम, ये ऐसे कपड़े, तुम वो। पंकज की तो आज बोलती बंद हो गई वंदना का बोल्ड लुक देखकर। तुम्हें आज से पहले ऐसे कपड़ों में नहीं देखा है, ये शॉर्ट्स, ये तुम। वंदना बड़ी अदा से पंकज के पास आई और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराने लगी। मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? पंकज की तो जैसे सांसें ही गले में अटक गई। नहीं नहीं, तुम बहुत। पंकज कुछ नहीं कह पा रहा था, बस वंदना की बेदाग खूबसूरती और तरासा हुआ जिस्म देख रहा था। वंदना पंकज की आंखों में देखने लगी और पंकज भी।
वंदना ने मुस्कुराते हुए पंकज को अपने करीब कर लिया और पंकज के होठों पर अपने होठ रख दिए। पंकज को 440 वोल्ट का झटका लग गया। वंदना मुस्कुराते हुए पंकज से दूर हुई। अगर मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ तो मैं अपने कपड़े बदल कर आती हूँ, कहकर जाने लगी तो पंकज ने वंदना को अपनी तरफ खींचकर खुद से सटा लिया। पंकज ने वंदना की कमर को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। वंदना की आंखों में बहुत प्यार से झांकते हुए कहने लगा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम इन कपड़ों में बहुत ही हॉट लग रही हो। तुम्हें ऐसे देखकर दिल बगावत पर उतर आया है। वंदना मुस्कुराते हुए, आपके लिए ही पहने हैं ये कपड़े। पंकज ने वंदना के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे सामने ऐसे कपड़े पहन कर आओगी। मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें ऐसे कपड़ों में मेरे सिवा कोई और देखे। पंकज धीरे धीरे वंदना के चेहरे के करीब आता जा रहा था। पंकज ने धीरे से वंदना के चेहरे से शुरू करते हुए वंदना की गर्दन तक पहुंच गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। प्रज्ञा अपने कमरे में थी। उर्मिला जी, कोकिला जी, दीक्षा सब प्रज्ञा के पास थी। तभी अखिल अपने कमरे में आ गया। कोकिला जी, उर्मिला जी अखिल को देखकर प्रज्ञा के पास से उठ खड़ी हुई। अखिल, माँ, आप दोनों उठ क्यों गई? बैठिए आप दोनों। कोकिला जी, बिट्टू, बहुत रात हो गई है। प्रज्ञा थक गई थी, फिर हम दोनों इसे यहाँ ले आए। दवाई खिला दी है, अब सो रही है। तू बाहर था तो प्रज्ञा को अकेले छोड़ना सही नहीं था, इसलिए हम दोनों यहाँ बैठ गए। और मीला जी, बेटा जी, अब आप भी आराम करिए। सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं आप, थक गए होंगे। अखिल, ठीक है माँ, आप दोनों भी जाकर आराम करिए। मैं हूँ प्रज्ञा के पास, आप चिंता ना करिए। ठीक है, हम चलते हैं, पर अगर कोई ज़रूरत हो तो हमें बुला लेना। अखिल, ठीक है माँ। उर्मिला जी, कोकिला जी के जाने के बाद अखिल ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। ठंड का कहर ज़्यादा था। अखिल ने अपने कपड़े बदले और प्रज्ञा के पास आकर उसकी रज़ाई में लेट गया। प्रज्ञा सो रही थी। अखिल ने प्रज्ञा को अपने पास खींच लिया और अपनी बाहों में कसकर भर लिया। प्रज्ञा की आंखें खुल गई और अखिल को देखकर मुस्कुराने लगी। अखिल ने प्रज्ञा के चेहरे पर अपना हाथ फिराते हुए कहा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? प्रज्ञा अखिल के सीने में अपना सिर छुपा लिया। आप साथ हैं तो मैं ठीक हूँ। आपने आज तक मुझे सिर्फ प्यार ही किया है, पर मैंने आपको प्यार के बदले प्यार नहीं दिया, बस आपको हर्ट किया है। इतना कुछ होने के बावजूद आपने मुझे अपना लिया क्यों? प्रज्ञा अपना चेहरा ऊपर उठाकर अखिल की आंखों में देखने लगी, फिर अपना चेहरा अखिल की गर्दन में छुपा लिया। प्रज्ञा का चेहरा अखिल की गर्दन के बिल्कुल पास था। अखिल की गर्म सांसें प्रज्ञा को अपने चेहरे के ऊपर महसूस हो रही थी। अखिल ने प्रज्ञा को पीछे से कंधे पर हाथ रखकर पकड़ा और अपने और करीब कर लिया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्यार के बदले सिर्फ तुमसे प्यार चाहता हूँ। पहली हर बात भूल कर मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करेंगी? अखिल ने अपना हाथ प्रज्ञा के चेहरे पर रख दिया। प्रज्ञा अखिल का सिर अपनी तरफ झुकाकर अखिल के माथे को चूम लिया। मैं आपको बहुत प्यार करूंगी, मुझ पर आपका हक है। आप दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छे पति हैं। प्रज्ञा ने अखिल की आंखों में देखकर कहा। अखिल और प्रज्ञा दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। प्रज्ञा ने अपने एक हाथ की उंगलियों को अखिल के एक हाथ की उंगलियों में उलझा दी और अखिल के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। प्रज्ञा ने अखिल के सीने पर अपने होठ रखकर अखिल को कस लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से घुल गई। रात को अस्मी की नींद नहीं आ रही थी। हर रह रहकर अस्मी मोहित को किस करना याद आ रहा था। अस्मी उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई और मोहित के कमरे के सामने से गुजरने लगी तो मोहित ने अस्मी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच लिया। अस्मी हतप्रभ होकर मोहित को देखने लगी। मोहित, क्या हरकत थी?
जो सबके सामने की थी तुमने? अस्मी अपनी नज़रें चुराते हुए कहने लगी, मैंने क्या किया? अच्छा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? अगर तुमने कुछ किया ही नहीं, तो नज़रें क्यों चुरा रही हो मुझसे? मैं कहाँ नज़रें चुरा रही हूँ तुमसे? अस्मी मोहित की आंखों में देखने लगी, तो मोहित भी उसे देखने लगा। मोहित, मोहित, तुमने सबके सामने मुझे किस किया, वो भी यहाँ? मोहित ने अपने होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, क्यों? क्या लगती हो तुम मेरी? किस हक से तुमने मुझे किस किया? अस्मी ने मोहित को उसकी शर्ट की कॉलर से कसकर पकड़ लिया, अपनी ओर खींच लिया। वो कौन लगती थी तुम्हारी, जिसने सबके सामने तुम्हें पहले गले से लगाया, फिर किस किया? क्यों? मोहित, तुम्हें उससे क्या? वो चाहे कुछ भी लगती हो मेरी, पर तुम कुछ नहीं लगती हो। मोहित अस्मी को खुद से दूर करने लगा, तो अस्मी ने मोहित की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम उसके लिए मुझे कोई भी सज़ा दो, मुझे मंजूर होगी। तुम्हारे साथ मैंने जो बुरा बर्ताव किया है, उसकी सज़ा मैं हर रोज़ भुगत रही हूँ। मैं प्यार का मतलब समझ गई हूँ। मुझे खुद से दूर मत करो मोहित, मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। अस्मी मोहित के सीने में छुपती जा रही थी और रोए जा रही थी। मोहित को अस्मी का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। मोहित अस्मी से नफरत नहीं करता था, बस खफा था। ये सही है, पहले दिल दुखाओ, फिर सबके सामने किस करो, फिर सीने से लगकर सामने वाले को कमज़ोर कर दो। तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। अस्मी ने मोहित के दोनों हाथ खुद ही अपने कमर से लपेट लिए। तुम मुझसे नफरत करो, गुस्सा करो, पर मुझसे दूर मत जाओ। आई लव यू मोहित, आई रियली लव यू। अस्मी की बात सुनकर मोहित के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अस्मी को खुद से सटा लिया। तुम आज करीब आई हो, अगर फिर से मुझसे दूर चली गई तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ, पर तुमने तो मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया सबके सामने। क्या ज़रूरत थी सबके सामने ये सब करने की? सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि दोनों कितने बेशर्म हैं। घर के बड़े भी वहीं थे और तुम्हारे मम्मी पापा। अस्मी ने मोहित के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। मैं किसी से नहीं डरती, ना ही मुझे किसी की परवाह है। उस लड़की ने तुम्हें अपने गले से लगाया और तुम्हें किस की तो मुझे गुस्सा आ गया। जिसे जो सोचना है सोचता रहे। मम्मी पापा तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। मोहित अपनी एक भौं को ऊपर उठाकर, मतलब तुम उनके सामने मुझे ऐसे ही किस करके असहज महसूस करवाती रहोगी? अस्मी, नहीं नहीं, अब सबके सामने नहीं करूँगी, अकेले में ही करूँगी। मोहित अपनी आंखें बड़ी करते हुए, मतलब अकेले में तुम मुझे हमेशा ही ऐसे करती रहोगी? अस्मी, हाँ। मोहित, तो अब क्या सोच रही हो? सबके सामने किस किया, अब अकेले में करो। अस्मी खुशी से, सच? मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? मोहित, पहले किस, फिर बाकी बातें बाद में। अस्मी ने खुशी से चहकते हुए मोहित के दोनों गालों को चूम लिया। मोहित, सबके सामने या होठों पर की और अकेले में गालों पर, दिस इज नॉट फेयर मिस अस्मी। अस्मी मोहित की बात सुनकर शर्माने लगी, तो मोहित ने कहा, वाह, सबके सामने शर्माई नहीं और यहाँ बंद कमरे में मेरे सामने शर्मा रही हो? अस्मी, वो तो मैंने ऐसे ही। मोहित, ऐसे ही क्या मतलब? अस्मी कुछ कहती उससे पहले ही मोहित ने अस्मी को अपने पास खींच लिया और उसके मुंह को अपने होठों से बंद कर दिया। अगली सुबह मोहित ने अखिल को सारी बात बताई, तो अखिल ने अपनी मम्मी पापा को अस्मी के मम्मी पापा से दोनों की शादी के बारे में बात करने के लिए कहा। पंकज के मम्मी पापा ने अस्मी के मम्मी पापा से बात करके मोहित और अस्मी के रिश्ता तय कर दिया। मुकुल, दीक्षा और मोहित अस्मी की शादी एक दिन करने का निश्चय किया गया। 3 महीने बाद सब बनारस लौट आए। चारों की शादी पूरे विधि विधान से हो गई। सबकी जिंदगियों में खुशियों ने दस्तक दी। मुकुल और दीक्षा।
मुकुल और दीक्षा की ज़िंदगी खुशियों से भर गई। दीक्षा बाथरूम से नहाकर निकली तो मुकुल कहीं बाहर से आया, तो दीक्षा गीले बालों को झटकते हुए आ रही थी और मुकुल से टकरा गई। दीक्षा मुकुल की बाहों में झूल गई। मुकुल दीक्षा के भीगे बदन से आ रही खुशबू में खो गया। दीक्षा मुकुल के सामने इस तरह तौलिए में लिपटी हुई थी तो उसे शर्म आ रही थी। मुकुल, तुम मुझसे शर्मा रही हो? दीक्षा जल्दी से सीधी हो गई। नहीं तो? मुकुल, अच्छा, कहकर दीक्षा को अपनी बाहों में खींच लिया। दीक्षा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे का रंग गुलाबी कैसे हो गया? दीक्षा मुकुल के बहुत करीब थी। मुकुल की किसी भी मांसपेशियां कसी हुई मांसपेशियां देखकर दीक्षा का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मुझे जाना है। मुकुल दीक्षा को कसते हुए, कहाँ जाना है? मुकुल ने दीक्षा की गर्दन को आलिंगन में बांध लिया। दीक्षा मदहोश सी होकर, वो माँ। मुकुल दीक्षा को अपने सीने से लगाकर खड़ा हो गया। घर पर कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं ताकि उनके बेटे बहू कुछ वक्त एक दूसरे के साथ में बिता सके। दीक्षा, क्या? पर माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। मुकुल ने दीक्षा को अपने सीने से लगाए लगाए कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता है? दीक्षा ने मुकुल की तरफ देखकर कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम मुझसे दूर जाने के लिए बहाने ढूंढती हो। दीक्षा ने मुकुल के चेहरे को अपनी तरफ किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दीक्षा ने मुकुल के चेहरे को अपने हाथों में रख कर कहा, आप भी बताना जरूरी है कि आप मेरे लिए क्या हैं? मुकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कहकर कसकर अपने गले से लगा लिया। 2 साल बाद आज प्रज्ञा और अखिल की बेटी के नामकरण की पूजा रखी थी। अखिल और प्रज्ञा की बेटी का नाम प्राची रखा। वंदना, पंकज, मोहित, अस्मी, मुकुल और दीक्षा की जिंदगी में भी खुशियाँ बहुत जल्दी दस्तक देने वाली थी। नन्ही सी प्राची सबकी जान थी। अखिल और प्रज्ञा की जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी थी। दोनों के दिन और रात एक दूसरे की बाहों में ही गुजरती। तो दोस्तों, ये कहानी ख़त्म होती है यहीं पर। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।